पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू। तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की है वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान का जो 4th नंबर का टेस्ट है। इसी को हम यहाँ पर उखाड़ कर फेंकेंगे दोस्तों, और आपसे उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रयास रहेगा कि आपको कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊं। तो चलिए दोस्तों, आज की पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र है। तो दोस्तों, इसमें केवल प्रेरण प्रतिघात का मान पूछा गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक्सेल की बात यहाँ पर हो रही है और आपको पता होना चाहिए कि आपसे केवल डायरेक्ट सूत्र ही पूछा जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं, आपको याद होगा कि एक्सेल बराबर कहीं ना कहीं किसकी बात करता है भैया, ओमेगा एल की बात करता है क्या। तो एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल। ठीक है, कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं तो इसका ऑप्शन ज्यादातर ये चुनते हैं, तो ये नहीं है, ना ही ये है ना ही ये। ठीक है, तो एकदम इसमें कुछ भी सोल्व नहीं करना था, केवल आपको टिक लगाना था। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जरा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे कण पर आवेश बढ़ाने पर लारीन बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें कह रहा है कि अगर आपने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक आवेश रख दिया, ठीक है, यानी कि एक कण है और जिसका आवेश क्यू मान लीजिए आप, ठीक है, और वो आप बढ़ा रहे हो, तो हमारे पास सूत्र होता है F बराबर क्यू वी बी, ठीक है, साइन थीटा। एल भी लगा सकते हो, साइन थीटा। फिलहाल हमें मतलब है केवल क्यू से और बल से, यानी कि कहीं ना कहीं बात होती है क्या कि F का मान बढ़ाने पर क्यू का मान बढ़ता है। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब आपका फॉर्मूला इस तरह से दिख रहा हो तो आप तुरंत बता सकते हो क्या कि अगर ये मान बढ़ेगा तो भैया ये मान भी आपका कहीं ना कहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल आप ये बताइए कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आवेश बढ़ाने पर लारेंज बल, बताइए क्या होगा ऑप्शन। तो आपका सीधा ध्यान जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर। क्यों? क्योंकि लारेंज बल और आवेश का जो मान है यहाँ पर कहीं ना कहीं अनुक्रमानुपाती या समानुपाती की बात हो रही है, तो ये बढ़ाने पर, आवेश बढ़ाने पर क्या बल का मान भी बढ़ेगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया है भाई कि +2 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम के दो बिंदुओं के बीच परिणामी विभव क्या होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास दो बिंदु है और इनके बीच में कहीं ना कहीं परिणामी वोल्टेज की बात हो रही है भाई। तो परिणामी वोल्टेज में एक बना रहा हूं दो बिंदु, एक बिंदु है +2 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम, ये दो बिंदु रखे हैं और उसका कहीं ना कहीं हमें किसी भी बिंदु पर परिणामी विभव ज्ञात करना है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपके आवेश के मान सेम है और हमारे पास वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है क्या कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 और Q/R। ठीक है, ये V1 का मान आप यहाँ से लिख सकते हो, ऐसे ही V2 का मान भी। आप जरा एक बात गौर करिए, आपके पास Q1 का मान कितना है, +2 है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ +2 माइक्रोकुलम। और V2 का मान आप क्या लिख दीजिएगा, आप लिख देगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन0 और -2 0/R। ठीक है, इतना सही में आया कि नहीं आया। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों को जो है जोड़ देना है। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, V1 + V2, आप दोनों को ऐड कर देंगे। जरा सी भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर V1 का मान रखिएगा। तो V1 का मान मैं रखता हूँ यहाँ पर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 और 2 माइक्रोकुलाम और R माइनस। ठीक है, क्योंकि जब ये प्लस है ना आपका, और तो जब V2 का मान आप रखोगे तो इस माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस की लगेगा। ठीक है,
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2 म्यू 0 अपॉन आर। तो देखिए दोनों सेम है, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप राइट आंसर देखिए फिलहाल कहाँ जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी पर जा रहा है क्या, तो राइट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, आप एक बात याद रखिए, अगर आपको वोल्टेज पूछा जा रहा है और कहीं ना कहीं आवेश के मान सेम दिए हैं लेकिन चिन्ह अलग अलग दिए हैं, तो आपका जो टोटल विभव होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए, तो इसमें दिया है दूसरे के क्या में कि -5d वाले लेंस की फोकस दूरी को है मीटर में ज्ञात कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। और आपको मैं जानकारी दे दूं क्या कि जो हमारे पास लेंस की क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं P बराबर 1/f होती है क्या, अगर हमें मीटर में ज्ञात करनी हो, मीटर में। ठीक है, अगर आपको फोकस दूरी मीटर में चाहिए तो आपको 100 नहीं लेना है, एकदम सिंपल है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर देते हैं कि पहले जो है यहाँ पर 100 रख देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ जो है फॉर्मूला में 100 आता है। ठीक है, तो 100 आपको तभी रखना होता है जब फोकस दूरी का मान सेंटीमीटर में दिया होता है, या सेंटीमीटर में आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो तब आपको वहां पर 100 रखना है। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि कहीं ना कहीं जब आपने इस व्यंजक को सोल्व किया था तो 1/f से ही आपने इसको सोल्व किया था दोस्तों। ठीक है, तो अभी हमें यही लगाना है इसका फॉर्मूला। तो आप एक बात बताइए, तो f बराबर क्या आ जाएगा, 1/p का मान कितना है, 1/-5 की बात कर रहा है। ठीक है, तो माइनस जब आप 1 को भाग दीजिएगा ना 5 से तो पॉइंट, ठीक है 0 और 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो 0.2 मीटर आ जाएगा। क्या इसकी जो फोकस दूरी है वो कहीं ना कहीं 0.2 मीटर आ जाएगी। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्वेश्चन में हालांकि नहीं पूछा, फिर भी आप बता सकते हो कि लेंस जो है वो अवतल होगा। ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं क्या होती है भैया, माइनस होती है फोकस दूरी। ठीक है, अवतल के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं दूसरे का ख में देखिए जरा क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि दो समान प्रतिरोधों को समांतर एवं श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अलग अलग तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने हैं। ठीक है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए जरा, दो समान प्रतिरोध है, मतलब R1 का मान भी क्या है भैया, R है, और R2 का मान भी क्या है, R2 का मान भी क्या है भाई, R है। तो आपको क्या करना है कि एक बार तो इसको समांतर क्रम में जोड़ दीजिएगा और एक बार इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखो समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक है, आपको पता होगा कि समांतर क्रम में कहीं ना कहीं क्या होता है, वोल्टेज का मान सेम होता है और विद्युत धारा का मान एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपके। और जो आपका श्रेणी क्रम होता है क्या, उसमें वोल्टेज का मान अलग अलग होता है और कहीं ना कहीं विद्युत धारा की बात सेम करता है। ठीक है, यानी कि सीरीज, जब आप सीरीज का कॉम्बिनेशन बनाते हो तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, धारा का मान सेम करता है, आवेश की मात्रा भी सेम होता है। ठीक है, चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको पता होगा कि जो हमारे घरों में जो बिजली की वायरिंग होती है वो भैया मेरे वो समांतर क्रम में होती है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा हो जाता था गाँव में, आपको पता होगा दो ही फेस होते थे, दो फेस होते थे, वो केवल दो होते थे, तो दो फेज में जो है 2 फेस लाइट आती थी, मतलब एकदम खतरनाक, एकदम पावरफुल लाइट आती थी। ठीक है, तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए जब हम छोटे छोटे थे तो घरों में जो है या तो फिर वोल्टेज होता था अच्छी क्वालिटी का, या फिर सीरीज कर देते थे उनको, सीरीज मतलब उनको श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता था। तो श्रेणी क्रम में लगा देने से बल्ब जो है वो 50-50% बढ़ता था। आपको याद होगा, आपको पता होगा कि भैया कहीं ना कहीं आप एक बल्ब ये लीजिए और एक बल्ब ये लीजिए, तो जब आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़िएगा ना तो इसमें और इसमें करंट जो है दोनों में सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बल्ब फ्यूज ही नहीं होते थे। ठीक है, तो ऐसा आपने देखा होगा, आपके जमाने में तो एलईडी बल्ब है, लेकिन हमारे पहले यहाँ जो है बल्ब होता था जो आजकल 5-7 रुपए का 10 रुपए का आता है। ठीक है, तो इस तरह का बल्ब होता था जिसमें इस तरह की टांग भी हमें दिखाई देती थी। ठीक है, तो समांतर क्रम में आप क्या करिएगा, ये फॉर्मूला में यहाँ लगा रहा हूँ, देखो मान लो तुल्य प्रतिरोध मेरे पास क्या है भाई, R डैश है, तो R1/R2। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपके। इसके बाद R डैश बराबर R1 का मान भी R है क्या, और प्लस R2 का मान भी भैया R है, और बात कर रहा है सेम की, तो ऊपर की संख्या भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, R और R R।
तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/r डैश बराबर 2/r। देखो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो यहाँ जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते हो ना, आप चाहे तो इसका एलसीएम भी ले लेते हो या फिर आप इसका क्या ले लेते हो, वर्ग गुणा भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर संख्या सेम हो, देखो ये भी यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, तो आप केवल एक ही आर रखिएगा, और जब आप इन दोनों में से सेम आर रखोगे ना, तो ऊपर की संख्या जो है वो सेम जुड़ जाएगी, तो 1 इधर आ जाएगा, प्लस जो का तो है, और 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप इसकी गुणा इधर करिएगा, इसकी गुणा इधर करिएगा, तो 2r डैश बराबर कितना आ जाएगा साहब, r आ जाएगा। यानी कि फाइनली r डैश का मान कितना होगा मेरे भाई, r/2 आ जाएगा। किसके लिए है साहब, समांतर क्रम के लिए है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब देखते हैं श्रेणी क्रम के लिए, तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। समांतर क्रम हो गया, श्रेणी क्रम देखो, श्रेणी क्रम के लिए, ठीक है। तो श्रेणी क्रम के लिए आपको क्या कर देना है कि r डबल डैश, इसको मैं मान रहा हूं r डबल डैश r1 प्लस r2, ठीक है। तो r1 का मान कितना है, r1 का मान कितना है भाई, r1 का मान कितना है, r है क्या, और r2 का मान कितना है, r है क्या, और r और r कितना हो जाएगा, 2r आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से श्रेणी क्रम के लिए भी हो जाएगा, समांतर क्रम के लिए भी हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया है, ठीक है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई चूक हो जाती है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। कई बार ये शिकायत रही है मेरी, ठीक है। बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है जब आपका क्वेश्चन सही नहीं आता और आप पूछते भी नहीं हो, चुपचाप बैठ जाते हो। तो भैया ऐसा मत करा करो, ठीक है। आपका पूरा अधिकार है हर क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। जो आपकी समझ में नहीं आता है आप फटाफट से अपना फोन जो है ना, इसमें टाइपिंग करिए। जितनी टाइपिंग फास्ट तरीके से आप बातों में करते हैं ना, ठीक है, आपको यही नहीं पता चलता। अगर आप अपने किसी मित्र से बात कर रहे हो ना, चैटिंग कर रहे हो, तो भैया आपकी जो उंगली है ना, वो दोनों हाथों से चलती है, ठकाठक 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 ठकाठक। तो भैया आप थोड़ा सा ठकाठक क्वेश्चनों के भी और जो है गौर कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, लेकिन भैया ये ठकाठक जो उंगली आपकी मैसेज में चलती है ना, तो ठकाठक करके आप इसका जो है इनको भी पूछ लिया करो। भैया पूछने में क्या प्रॉब्लम है आपको, है ना, समझ में आई कि नहीं आई है हमारी बात। तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखने के लिए। तो अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि भैया फ्रेनेल दूरी बता दीजिए और उसका सूत्र भी बता दीजिए। तो दोस्तों वैसे तो इस क्वेश्चन को हम बड़े पैमाने पर भी पढ़ेंगे, लेकिन देखते हैं अगर आगे क्वेश्चन आता है। आपने सुना होगा यंग का कहीं ना कहीं विवर्तन पाठ की यहाँ बात हो रही है। तो यंग का जो एक वर्णी प्रकाश के लिए यानी कि रेखा छिद्र का जो सूत्र होता है, उसी के व्यंजक में ही हम ये चीजें सोल्व करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास केवल क्वेश्चन में इतना पूछा गया है क्या कि फ्रेनेल दूरी किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिख दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं इसका जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। फिर आप चाहो तो उसका सिंपल तरीके से जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। देखो तो भैया ये जो फ्रेनेल है ना, एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। फिलहाल आप समझिए, प्रकाश स्रोत द्वारा विवर्तन के कारण फैलाव होने से पहले तय की गई दूरी को फ्रेनेल दूरी कहते हैं। और अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये ही बड़ा डिफिकल्ट डेफिनेशन है, अगर आप एक बार सिंपल तरीके से समझा देते तो आपका क्या बिगड़ जाता, ठीक है। मैंने आपके दिल की आवाज़ सुन ली है। तो देखिए जरा, अब आप मुझे एक बात बताइए साहब, आपके पास एक क्या है, आपके पास यहाँ पर जो है एक क्या है, एक बल्ब है। बल्ब मतलब आप इसको प्रकाश स्रोत भी समझते हो, ठीक है। तो ये प्रकाश स्रोत है साहब, और यहाँ से जो है आपने एक प्यारा सा छोटा सा एक लेंस ले लिया, वो भी उत्तल लेंस ले लिया, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, दो छिद्र ले लीजिएगा, छिद्र ले ये लीजिएगा, छिद्र ले लिए। और भैया मेरे यहाँ से प्रकाश किरणें चलती है, यहाँ से प्रकाश किरणें चलती है। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, नन्हे मुन्ने दोस्तों, मतलब जब आप यहाँ से इस प्रकाश को गुजारिएगा ना उत्तल लेंस से, तो दूसरा क्या करता है, ये इसको समांतर कर देता है, ये इसको समांतर कर देता है, ठीक है। या फिर आप समझ लीजिए कि हमारे पास यहाँ लेंस नहीं है, ठीक है। आपको बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा फिलहाल। तो देखो मैं जरा आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पर ये लेंस भी हटा देता हूँ। मेरे मुन्ना ये लेंस भी हटा दीजिए, भाई ऐसा ना हो कि आपको थोड़ा सा हार्ड लगे क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक छिद्र है,
ये क्या है, आपके पास एक छिद्र है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक दीवार है और दीवार के अंदर से आप एक ईंट निकाल लीजिए, ठीक है, और ईंट निकाल के आप उस दीवार से झांकेगा नहीं, बल्कि इंतजार कीजिए सूर्य का, ठीक है। जब आपका सूर्य निकलेगा ना तो उस दीवार के अंदर से सूर्य का लाइट घुसेगा कमरे के अंदर, तो घुसना ही पड़ेगा, ठीक है। जब वो उसके अंदर से घुसेगा तो आपने देखा होगा कि भैया वो ऐसे 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 करके प्रकाश को फैलाता है। अगर आपके कमरे में इतना छोटा सा सुराग हो ना और उसके ऊपर सूर्य की लाइट पड़ेगी तो आप देखोगे कि कमरे में, पूरे कमरे में जो है इस तरह का आपको दिखाई देगा, यूं ऐसे चौड़ा होता चला जाएगा। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम आपसे बात हो रही है कि कर्ण फैलाव से पहले, तो दोस्तों ये फैलाव से पहले की बात कर रहा है, आप समझ गए होंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये प्रकाश ऐसे आगे जाकर फैला और ये यहाँ पर जो है ये नहीं फैला, मतलब आप समझ सकते हो कि इतना एरिया में नहीं फैला, तो बस इससे पहले की दूरी को ही फ्रेनल दूरी कहते हैं। मेरे मुन्ना, मेरे भाई, ये समझ में आया कि नहीं आया आपके, बताओ। एकदम इतना आसान है कि फ्रेनल दूरी कहते हैं। मान लीजिए सूर्य से आने वाली किरणें ठीक आपके जो आपने दीवार हटाई थी उसकी ईंट जो हटाई थी आपने, उसके पास से प्रकाश गुजरेगा तो जस्ट पहले ही, प्रकाश को फैलने से पहले ही जो दूरी होती है उसी को ही हम फ्रेनल दूरी कहते हैं, और इसको हम जेड से प्रेजेंट करते हैं। और ये जो दूरी होती है ई, ये छिद्र की चौड़ाई होती है साहब, ये जो आप ई देख रहे हो ना, ये छोटे वाला ई, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। आपका दिमाग कुछ ज्यादा काम करता है कुछ बच्चों का, तो आपको ये सोचना है यहाँ छोटा ई दिखा तो आप चटाक से मार देते हो क्या कि भैया ये तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है। ये फिजिक्स इसीलिए तो खतरनाक है क्योंकि इसमें कुछ पार्ट में तो कहीं किसी अक्षर को किसी से प्रेजेंट कर दिया और किसी अक्षर में किसी को प्रेजेंट कर दिया, यही खेल है, यही असली खेल है। अगर आप इतनी बात समझ जाएंगे तो फिर आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि फिजिक्स वास्तव में ही हार्ड है, ठीक है। बड़ा मजेदार विषय है भाई, ठीक है। इससे मजेदार विषय तो मुझे लगता नहीं कि दुनिया में कोई होगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, पूरा का पूरा मैजिक पे जुड़ा हुआ है, एकदम पूरा खेल ही बना रखा है, ठीक है। नहीं तो ये जो बीच की दूरी है इसको हम ई से प्रेजेंट कर रहे हैं, और लैम्डा को तो आप जानते ही होंगे मेरे लाल, लैम्डा का मतलब होता है तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो यही है हमारा फ्रेनल दूरी, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत द्वारा विवर्तन के कारण फैलाव से पहले, यानी कि प्रकाश को जब तक यूं फैलेगा प्रकाश, ठीक उससे पहले ही जो दूरी तय होगी, छिद्र से निकलने के बाद जो दूरी तय होगी उसी को ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई, फ्रेनल दूरी कहते हैं, ठीक है। अब आपको एक भी सेकंड नहीं गंवाना है तो उठा के इसका तुरंत जो है शॉट ले लीजिए। तो भैया ये जो आप तीसरा क्या क्वेश्चन देख रहे हो, दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, ये कैसे अनुपात वंचस है, उनके आयामों का अनुपात बताइए, ठीक है। दरअसल ये क्वेश्चन हमने यूं ही नहीं लिया है, हाँ ये क्वेश्चन बड़े ही सोच समझ के लिया है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन जानबूझ के उठाया गया है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसका क्वेश्चन जो आप सोच रहे हो वो नहीं आएगा, लेकिन आप जो सोच रहे थे इसका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो इस बार आपको गलती नहीं करनी है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है न्यूनतम और अधिकतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और अगर आपका तीव्रता का अधिकतम और न्यूनतम वाली बात ही ना आ रही हो तो आपको ज्यादा दिमाग जो है चलाने की जरूरत नहीं है, इसको अपने पास रखिए, ठीक है। और आपको जो भी दिमाग में आए उसको लपेट दीजिएगा। तो आयाम की यहाँ पर बात हो रही है मेरे लाल, देखिए अनुपात की जो बात, आयाम की जब बात होती है क्या, तो आयाम होता है कहीं ना कहीं तीव्रता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, सॉरी, ठीक है, वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो तीव्रता होती है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ऐसे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपके। तो आपको अभी आपको जो है आयाम निकालना है, तो फिलहाल आप इसको एक काम करिएगा, A1 मान लीजिए और A2 मान लीजिए और I1 अपॉन I2, ठीक है। आप इसको यूं भी रख सकते थे I1 अपॉन I2, ठीक है। आप इसको ऐसे भी रख सकते थे। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस देखना है, कहते
कि 81 को आप यहाँ लिख लीजिएगा और 49 को आप यहाँ लिख लीजिएगा। ये जो दूसरा अनुपात होता है ना, ये हमेशा बटे की बात करता है, इसको बटे में ही लिखना पड़ता है। भिन्न हो या अनुपात हो, बटे में ही लपेट दीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि आपने कक्षा अगर 8 पास कर रखी हो या गलती से कक्षा 6, 7, 8 कभी कुछ पढ़े हो, ठीक है, भले ही सरकार ने आपको RTT के तहत पास कर दिया था, लेकिन आपको कभी ऐसा लगा हो कि चलो यार आज गणित पढ़ने का मन हो और आपने गलती से वर्गमूल वाला पार्ट उठा के देख लिया हो और गलती से आपने ये भी पढ़ लिया हो कि 81 जो है वो किसका वर्ग होता है। ठीक है, तो 9 का होता है क्या, 9 ने 81, और 49 7 का होता है क्या, 7 से 49। भाई वर्ग का मतलब हो उसी की गुणा सी में कर दो। ठीक है, अब आप छोटे छोटे बालक तो रहे नहीं कि भाई आपको ये इतनी छोटी छोटी बात बतानी पड़ेगी। अब आप 12वीं क्लास में आगे, 12वीं में, और 12वीं का मतलब इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट का मतलब है माध्यमिक, यानी कि कहीं ना कहीं आप मध्यम हो चुके उम्र के हिसाब से भी और ज्ञान के हिसाब से भी मेरे लाल। तो स्क्वायर से संडे रूल को फाड़ कर फेंक दीजिएगा तो 9/7 आपको मिल जाएगा और आपको जो रेशियो प्राप्त होगा वो 9:7 मिलेगा। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो भैया मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, मान लीजिए आपके सिर में दर्द हो रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो होगा अगर नहीं पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो ये आपको आंसर लगा देना है। तो आयाम का भिन्न आपसे पूछा जा रहा था तो ये मिल गया आपको भिन्न। ठीक है, भिन्न में आप यहाँ पे आप अपना आंसर जो है छोड़ सकते हो। तो फटाफट से आप देखते हो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कि भैया मेरे विभव प्रवणता आपसे पूछा जा रहा है और इसका विमेय सूत्र भी आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो आप इसको विभव प्रवणता को जानते भी होंगे, कहीं ना कहीं इसमें विद्युत क्षेत्र की भी बात करता है। और जो हमारा आपने देखा होगा इस तरह का जो प्लेट होता है उसके बीच की दूरी पर भी डिपेंड करता है। और विभव प्रवणता वाला क्वेश्चन ना बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इस बात को आप चाहे तो ही सीधे है ना एक बार रिकॉर्ड करके रख लीजिए अपने माइंड में। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं कह देता हूँ कि ये लग गई मोहरिया तो भैया ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये सूत्र कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो फिलहाल आप हेडिंग लिखिएगा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता। ठीक है मेरे लाल तो मैंने स्केच भी ले रखा। ठीक है, चलो मैं फटाफट से इसका जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिख ले रहा हूँ ताकि आपका वीडियो बड़ा लंबा ना हो जाए। दिल जब से टूट गया कैसे कहें कैसे जीते हैं, कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं। तो जानते हो दोस्तों ये गाना मेरे यहाँ पर क्यों याद आया, कल मेरे पास एक विद्यार्थी आया तो उसने कहा सर मैं आपकी फीस अभी नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, परिवार में कोई समस्या कि भैया तेरे मम्मी पापा कुछ हुआ कि नहीं सर। दरअसल मेरी एक गर्लफ्रेंड है और अभी उसने मुझे धोखा दे दिया तो आजकल जो है मेरे जीवन में सब कुछ उथल पुथल चल रहा है। तो दोस्तों आप लोग ऐसे चक्कर में मत पड़िए, जैसा भी गाना मैंने आपको सुनाया है ना तो फिर आपको ऐसा गाना आगे भी जोड़ना पड़ेगा और आप उसको पूरा बना देंगे फिक्स। ठीक है, तो केवल आपको अपना फोकस जो है पढ़ाई पर रखना है। ठीक है, जैसे आपके हाथ में मोबाइल है ना इसी तरीके से आप जो है पढ़ाई पर फोकस रखिए एकदम जबरदस्त तरीके से। और वैसे भी आपके पाठ्यक्रम में फोकस दूरी वाले बहुत क्वेश्चन है, फोकस तो आपका है ही। तो देखो अगला क्वेश्चन, विभव प्रवणता के बारे में हमने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। चलिए मैं आपको इसका एक सिंपल सा शॉर्टकट बताता हूँ। सिंपल शॉर्टकट पता क्या है कि आप इसके मात्रक को देखिए। ठीक है, इसके आप मात्रक पे जरा गौर करिए कि मात्रक वोल्ट भी है और मीटर भी है, और आप यहाँ भी गौर करिए न्यूटन प्रति कूलम देखा हुआ है ना, ये आपने देखा है। मैं याद दिलाऊं, आपने ये देखा है पहले चैप्टर में जब आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था। ठीक है साहब, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था, यानी कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ये विभव प्रवणता बड़ा खतरनाक लग रहा हो ना तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ये दूसरा इंपोर्टेंट तो है पर आसान है। तो चलो इसके बाद हम देखते हैं इसका विमेय सूत्र। भाई इसका विमेय सूत्र क्या होगा, तो भैया मेरे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आपको मात्रक के हिसाब से इसका विमेय सूत्र लिखना है। ठीक है, यानी कि विभव प्रवणता बराबर, और ये न्यूटन का विमेय सूत्र क्या होता है,
न्यूटन का विमेय सूत्र क्या होता है? जो बल का विमेय सूत्र होता है। और बल का विमेय सूत्र कहां से निकालिएगा? कि F बराबर m में। आपने बचपन में पढ़ा था ना, जब आप 9th क्लास में थे, छोटे से, है ना, आपको याद होगा कि आपने वहां पर एक बल का सूत्र पढ़ा था, F बराबर m में। और A क्या था वहां? एक्सलेशन, मतलब कहीं ना कहीं त्वरण की बात हो रही थी भैया। और m क्या था? द्रव्यमान। और त्वरण की विमा होती है LT-2। और भाई मेरे, जो द्रव्यमान की विमा होती है क्या, वो कहीं ना कहीं m होती है। तो mLT-2 आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया है? अगर समझ में आ ही गया है तो आपको ये भी पता होगा कि मेरे लाल की जो कूलम्ब होता है, कि भैया कूलम्ब जो होता है वो AT इसका विमेय सूत्र होता है। क्या? कि भैया AT इसका विमेय सूत्र होता है। अब इन सूत्रों को ऊपर फेंक दीजिएगा, तो M L और T, ये यहाँ पर एक T है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या? कि माइनस के 3 हो जाएगा। भाई T की 2 तो पहले से ही है, और ये आपका फिर एक चला जाएगा तो कितनी हो जाएंगी? माइनस के 3 आपको यहाँ पर कर देना है। और जो A आप देख रहे हो कि एक पर भी माइनस का 1 यहाँ आपको मिलेगा, यानी कि आपकी जो है मौज आ गई होगी। ठीक है, पर इसको आपको हल्के में नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है लेकिन आपको हल्के में नहीं लेना है। तो चलिए, आप इसका फटाफट से जो है शॉर्ट वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो भैया प्रश्न नंबर 4 के क्या में कह रहा है कि विद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का वोल्टता का नियम आपको यहाँ पर सोल्व करना है। और मैं आपको जानकर दे दूं दोस्तों कि ये जो वोल्टता का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। एक बार सुन लीजिएगा, ये जो किरचॉफ का दूसरा नियम होता है ये कहीं ना कहीं ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और भाई मेरे, यहाँ वोल्टता लिखा है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं लूप की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है भाई? लूप की बात कर रहा है। देखिए, मैं इसका एक सर्किट बना रहा हूं और इसकी छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन भी लिख रहा हूं। आप चाहे तो इसका बाद में शॉर्ट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया, ये जो मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी है ना, एकदम रसमलाई रसगुल्ले से भी बढ़िया है ना, इसको देखो जरा ध्यान से। किसी परिपथ में, ये आपके पास जो दिख रहा है ना एकदम कांटेदार झरियल सा, ये सर्किट है हमारा, मतलब परिपथ है। परिपथ मतलब जिसको आप घर में वायरिंग वगैरह बोलते हो ना, और उसमें दुनिया भर के सामान वगैरह जोड़ देते हो, तो यही है वो। तो खैर, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के, बंद पास मतलब एकदम क्लोज सर्किट होना चाहिए। क्लोज, कहीं से भी खुला हुआ नहीं, बंद होना चाहिए। ठीक है, बंद पास, पास मतलब ये पास जो आप देख रहे हो ना, ये यानी कि यहाँ पर 2 पास है, एक पास, नंबर 2 पास। बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं के साथ प्रतिरोध हो। मतलब मान लीजिए, मतलब क्या है कि भाई आप इसमें जो धारा भेजिएगा ना, इसमें मान लीजिए I1 गई है भैया। ठीक है, तो इस धारा के साथ, इस धारा के साथ जो प्रतिरोध है, उन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों का जो गुणनफल है का बीजीय गणितीय योग, मतलब इन दोनों के गुणा कर दीजिए और इनका बीजीय गणितीय योग लिख दीजिए। बीज गणितीय योग का मतलब समझते हो, कहीं ना कहीं सिग्मा की बात करता है। अगर आपने गलती से 9th पास कर रखी होगी ना, तो आप बता दीजिए कि ये होता है हमारा सिग्मा, मतलब बीज गणितीय योग। बीज गणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल, तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स होता है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि इनके बीजीय गणित योग के बराबर होता है। मान लीजिए आपके पास एक बंद पास है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए मेरे लाल, इधर उधर मत भटकिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए बोर्ड पर कि क्या, कि E1 और E2 आपके पास 2 विद्युत वाहक बल है। क्या? E1 और E2। ठीक है, तो इसका क्या कर लीजिए, इसका बीज गणितीय योग कर लीजिए। तो जब आप बीज गणितीय योग करिएगा ना, तो यहाँ पर आप सिग्मा लिखोगे। ठीक है, और ये क्या होता है मेरे लाल, ये आपका बहने वाली धारा के साथ जो आपका सर्किट आया है, ठीक है, प्रतिरोध आया है, कोई सा भी प्रतिरोध, R1 R2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसका जो बीज गणितीय योग होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? वो विद्युत वाहक बलों के बीजीय गणितीय योग के बराबर होता है। लेकिन डेफिनेशन जितना आसान है, न्यूमेरिकल इतना ही है, ऊपर उठते हैं ऊपर, उनको भी समझना जरूरी है। ठीक है, किसी दिन हम इसके लिए एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे ना, तो तब इन क्वेश्चनों को खाड़े कर फेंकेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और मजा भी आएगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ भाई मजा होना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। नहीं तो आप इस पढ़ाई को इतना ज्यादा सिर पे चढ़ा लीजिएगा ना कि आपके माइंड को ही खराब कर दे, तो सोच रहा आप वहां जेल में पागल खाने में पड़े रहिएगा। तो घर वाले जो है ना, तीनों टाइम आपका लंच बॉक्स भी वही भेजा करेंगे। ठीक है, नहीं तो आप पढ़ाई का इतना जुनून मत चढ़ा लीजिएगा कि आपका दिमाग ही खराब कर दे। तो आपको मजे मजे में पढ़ना है, लेकिन पढ़ना रोजाना है। चलो खैर, ये बात मजे वाली है ही, तो मजे मजे में अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए कि दिए गए अनुनादी परिपथ LCR परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए।
तो फिलहाल आपके पास एक सर्किट है मेरे भाई, ये R का मान है, ये है आपके पास L का मान, और ये आपके पास C है। यानी कि यहाँ पर प्रतिरोध भी जोड़ दिया गया है, और क्या जो प्रेरक तो है वो भी जोड़ दिया गया है, और जो आपके पास कैपेसिटर है जिसको आप संधारित्र कहते हो, जो बड़ा सा एकदम झिंगू लाला सा है ना, होता है ना, सर्किट में लगा दिया जाता है, ठीक है, जिसको आप संधारित्र कहते हो, कैपेसिटर कहते हो, तभी तो उसका नाम हमने सी से रख रखा है। तो ये हमने तीनों जो है एकदम से जोड़ रखे हैं, किसमें, ये सर्किट में हमने लगा रखा है। और इसको हमने कहाँ लगा रखा है भाई, हमने इसको बिजली करंट से जोड़ रखा है, बैटरी वाले से नहीं जोड़ना है, ये प्रत्यावर्ती धारा है, अल्टरनेटिव करंट है। यहाँ आप देखते हो ना कि आपके इलेक्ट्रिक पर इस तरह से निशान लगा होता है, तो समझ जाइए कि ये समझ जाइए कि जहां से जो वायर निकल रही है ना, जो यहाँ से वायर निकली हुई है, ये भैया आपको बिजली के बोर्ड में लगाना है, ठीक है, आपको बैटरी पे नहीं लगाना है। एसी का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ हमारे पास एसी है, एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट, मतलब बिजली के करंट की बात करता है। अगर डीसी हो तो डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट क्या होता है, वो भैया प्लस माइनस में चलता है, क्या, यानी कि बैटरी जिसमें जोड़ी हुई हो। तो फिलहाल आप इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 200 वोल्ट और 50 एच जेड का मतलब भैया मेरे आवर्ती से है क्या, हर्ट्ज, ठीक है, ये प्रति सेकंड भी हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो देखिए जरा। तो भैया जो प्रतिरोध होता है वो क्या करता है, रेजिस्टेंस की बात होती है, मतलब एक तरीके से सर्किट में विद्युत धारा का कंट्रोल करने का काम होता है, ठीक है, रुकावट डालने का काम होता है। जो आप अपने दोस्तों के लिए करते हो ना, कि अगर आपका दोस्त बहुत ज्यादा पढ़ रहा हो ना, तो उसको सलाह दीजिएगा, अरे दूसरा किसका भला हुआ है आजकल पढ़ के, तो आप उसकी टांग खींचते हो और खुद रात भर किताबों को चाटते रहते हो, इस तरह से एकदम लगे रहते हो, ठीक है। और जब आपसे कोई पूछता है ना दोस्त कि भाई तेरी आंख में क्या हुआ है यार, ये सूझ काहे रही है, तो आप कहते हो कि यार वो दरअसल रात मोबाइल में जो गेम था ना, वो दूसरा उसमें खेलने में मजा ही आ रहा था, मजा ही मतलब आप जो है ना बात को इतना चीख ना चोपड़ा करके बताते हो दोस्तों को, कुछ दोस्तों को शक ही नहीं होता है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, है ना। तो भैया ऐसे ये भी रुकावट डालने वाला है, चाहे जेड हो या फिर आर हो, बात एक ही है, क्या फर्क पड़ता है, सोनू हो या मोनू हो मित्र, आपको तो उसकी टांग खींचने से मतलब है। तो ये क्या है, रुकावट डालने वाला होता है किसी सर्किट में। तो आप चाहो तो उसका प्रतिरोध भी मान सकते हो, और चाहो तो मेरे भाई उसको आर भी मान सकते हो। तो जेड का और आर का जो कॉम्बिनेशन है फिलहाल कितना है भैया, वो आपके पास कितना है, वो 100 है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हमारे पास VRMS का मान है वो 200 वोल्ट है। और फिलहाल हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं क्या, कि इसको हम टोटल वोल्टेज भी यहाँ पर मान सकते हैं सर्किट में, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, IRMS का मान हमें निकालना है। तो 200 वोल्ट और अपॉन में कितना है, जेड का मान, जेड का कहां से निकाल लेंगे आप, ये रहा जेड, कितना है, 100 है, ठीक है। तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। इस तरह से जो है आप बहने वाली विद्युत धारा की गणना यहाँ से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ चलते चलते, कि मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन का रोल नहीं लिया है, ठीक है। तो मेरे भाई आपको बस इतना सा काम करना है आखिरी में, कि ये जो 50 हर्ट्ज है ना, और इस क्वेश्चन में मैंने 100 ओम कहाँ से लिया है, बस आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है। आपके कमेंट का मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा मेरे लाल, मुझे सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि मैंने अपने क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज को नहीं लिया, मैंने केवल क्या लिया है, मैंने केवल 100 ओम लिया है। तो कैसे हुआ ये सब, ठीक है, ये कैसे हो गया, आप मुझे इसका एक्सप्लेन करके जरा डिटेल में बताइएगा, मुझे आपके इंतजार रहेगा, आपके इसके हल का, इसके जवाब का जो है मैं इंतजार करूंगा। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, मुझे भी डर लगता है कि भाई आप लोग इसको देखोगे या नहीं देखोगे। फिर मैं इसका एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना 2 पार्ट, फिर इसको सारे क्वेश्चनों को वहां पर सोल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। ओके, बाय बाय।